खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में एक डिलीवरी एजेंट से लूट की वारदात सामने आई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब डिलीवरी एजेंट रुपयों से भरा बैग लेकर एक कार से जा रहा था। तभी दो बाइकों से आए बदमाशों ने बंदूक की नोक पर कार रोक ली और रुपयों का बैग लूटकर फरार हो गए। दिल्ली के प्रगति मैदान में हुए इस हादसे और कानूनी निजाम को लेकर आप पार्टी की कौमी तर्जुमान प्रियंका कक्कड़ ने एलजी पर निशाना साधा है। साथियों, आज हम सबने एक वीडियो देखा जिसमें दिन दहाड़े खुलेआम प्रगति मैदान टनल के अंदर एक गाड़ी को 4 बाइक वाले घेर लेते हैं और सामान लूटकर भाग जाते हैं। दिल्ली में आए दिन अपराध बढ़ता जा रहा है, ऐसा सरकारी आंकड़े बताते हैं। ये पहली घटना नहीं थी। आपने देखा होगा बीते दिनों एक बुजुर्ग महिला को 2 युवकों ने चाकू घोंप घोंप कर मार दिया। फिर आपने देखा होगा 2 युवतियों को घर में घुसकर किसी ने बंदूक से मार दिया। फिर आपने देखा कि एक लड़की को नग्न अवस्था में 20 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे घसीटा गया। ना आज दिल्ली में अस्पताल सुरक्षित है, ना यूनिवर्सिटी सुरक्षित है, ना दिन में सड़क सुरक्षित है, ना तिहाड़ जेल सुरक्षित है। हर जगह अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में एलजी द्वारा जंगल राज कायम किया जा रहा है। 18 तारीख को, इसी बीती 18 जून को, वैसे तो सरकारी आंकड़ा है कि दिल्ली में हर दूसरे दिन एक मर्डर होता है, पर 18 जून को 4 मर्डर हुए थे। 19 जून को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एलजी को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी लिख के समय मांगा था, ये बताया था साथ ही कि बहुत सारे थाने सिर्फ 30 से 40% अपनी स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं, यानी कि पुलिस वालों की कमी है। ये भी कहा था कि थाना लेवल कमेटी जो दिल्ली में पहले होती थी, जिसके अंतर्गत दिल्ली के विधायक दिल्ली के एसएचओ से जवाबदेही कर सकते थे, उस कमेटी को भंग कर दिया गया था। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने गुहार लगाई थी कि ये वाली कमेटी दोबारा एस्टैब्लिश की जाए। हिंदुस्तान के मुस्लिम अक़लियतों के हवाले से साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। बता दें कि इसी कड़ी में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बराक ओबामा को लेकर निशाना साधा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ यह एक मंसूबा बंद सोच है और हिंदुस्तान को बदनाम करने वाली ऐसी सोच हमेशा नाकाम होती रही है। मुख्तार अब्बास नकवी ने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत बैशिंग ब्रिगेड से प्रभावित लोगों को हिंदुस्तान के इस देश की समृद्धि, सुरक्षा और समावेशी सशक्तिकरण की जो ज़मीनी हकीकत है उसको देखने के लिए हिंदुस्तान की ज़मीन को देखना होगा। अगर आप भारत बैशिंग ब्रिगेड के दुष्प्रचारों के आधार पर भारत को बदनाम करने का हिस्सेदार, भागीदार बनेंगे तो निश्चित तौर से कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। आज नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, सम्मान के साथ विकास और बिना भेदभाव के सशक्तिकरण का एक बहुत ही स्वर्णिम माहौल और अवसर बना है। आज इस देश में जहां पर समाज के सभी वर्गों, आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी मजबूत संकल्प के साथ, परिश्रम के साथ परिणाम में उसको बदल रहे हैं, उसका नतीजा है कि आज समाज का सभी वर्ग बराबर से विकास का हिस्सेदार, भागीदार बन रहा है। उसमें अल्पसंख्यक समाज भी है। आज इस देश में जो सुरक्षा की बात मैं कह रहा हूं, तो आज इस देश में कोई भागलपुर नहीं हो रहा है, भिवंडी नहीं हो रहा है, मलियाना नहीं हो रहा है, मालेगांव नहीं हो रहा है, हैदराबाद नहीं हो रहा है, इलाहाबाद जैसे महीनों चलने वाले सांप्रदायिक उन्माद और नरसंहार नहीं हो रहे हैं, सन 84 जैसे जन नरसंहार नहीं हो रहा है। आज जो है वो समाज का सभी वर्ग सुरक्षा और समृद्धि के संकल्प को महसूस भी कर रहा है, उसका हिस्सेदार, भागीदार भी बन रहा है।
लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं जो लोग कि हमारे देश के इस बेहतरीन माहौल को, एक ऐसे माहौल को जिसमें सुरक्षा का भी एहसास है, समृद्धि का भी एहसास है, सुशासन का भी एहसास है, उसको कैसे उस पर पलीता लगाओ, उसके लिए भारत बैशिंग ब्रिगेड के हिस्सेदार भागीदार बनते हैं, दुष्प्रचार के माहौल को खराब करने के साथ काम करते हैं, साजिश के साथ काम करते हैं। लेकिन उस तमाम चीज़ों के बावजूद आज नरेंद्र मोदी जी को दुनिया के तमाम देश हमारे इस देश के सम्मानित भी कर रहे हैं, और ये उनका सम्मान नहीं है बल्कि इस भारत की बढ़ती हुई शक्ति का सम्मान है, भारत की समावेशी सोच का सम्मान है। भारत में नरेंद्र मोदी जी के परिश्रम की ताकत और तपस्या के परिणाम ने, या परिश्रम के परिणाम और तपस्या की ताकत ने जो भारत को एक उभरती हुई व्यवस्था और उभरती हुई शक्ति के रूप में स्थापित किया है, उसका सम्मान है। राजस्थान में यादव बरादरी के गिरोह ने गुज़िश्ता इतवार को वजीर आला अशोक गहलोत से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। यादव बरादरी के मुतालबे पर गहलोत ने श्री कृष्ण बोर्ड के क़याम का ऐलान किया। इसके साथ ही वजीर आला ने यादव बरादरी में अहीर रेजिमेंट की तश्कील के मुतालबे की हिमायत करते हुए मरकजी हुकूमत को खत लिखने का भी ऐलान किया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि रियासती हुकूमत गरीब और पसमानदा तबकात की बेहतरी के लिए वक्फ है। इसके अलावा सेहत, तालीम, बिजली, पानी समेत तमाम शोबों में आवामी बहबूद के मंसूबों के जरिए रियासत में मयारी इंसानी वसाइल को तैयार किया जा रहा है। दिल्ली में एक बार फिर पुलिस पर संगीन इल्जामात लगे हैं। एक अनाज ताजिर ने मॉडल टाउन थाने में पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया है। मुतासिरा का इल्जाम है कि सड़क पर जाम होने की वजह से एक फॉर्च्यूनर कार में सवार नौजवानों ने ओवरटेक करने की जल्दी में मुतासिरा से मारपीट की, जिसके बाद मुतासिरा ने पुलिस को इस वाक़ये की इत्तला दी। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचकर दोनों फरीकैन को थाने ले गई। यहां पुलिस ने एसयूवी सवार युवकों से कुछ बात की, जिसके बाद एसएचओ ने मुतासिरा फरीक पर समझौता करने का दबाव डाला। जब मुतासिरा ने समझौता करने से इनकार कर दिया तो एसएचओ ने मुतासिरा, उसके बड़े भाई और उसके भांजे से थाने में मारपीट की। आपको बता दें कि इस मसले पर मुतासिरीन दिल्ली पुलिस के अफसरानों के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। मैंने अपना सरकारी हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर मेरे को मना कर दिया गया कि पुलिस के रिक्शे के बगैर हम कोई मेडिकल नहीं करते हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल है। फिर मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना मेडिकल, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी और वो लोग कौन थे उनको हमारे को कोई आपस में कोई ना पुरानी ना प्रेजेंट जानता है। अच्छा, रोड रेंज में सिर्फ उतर के कि हमारे को गाड़ी पहले निकालने दो, तुम अपनी गाड़ी मत निकालो, सिर्फ किसी बात से ऊपर उतर के मारा है। उसके लिए पूरी वीडियो आप लोगों को समर्पित कर दी जाएगी, इसमें साफ नजर आता है। इतने पे 6-7 लोगों ने निकल के एक साथ हम दोनों को, मतलब सब वो लोग नशे में चूर थे और उठा के हमारे को मारना पीटना चालू। थाने में वो तो कभी गए नहीं, हमने ही पीसीआर करे, हम ही थाने में गए, उनको तो बुलाया गया है। इस तरीके के गंदे तत्व है वो पुलिस से बाहर निकाले जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए न्याय से। अंतिम सवाल, और जिससे कि नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अब इस इंसिडेंट के बाद को आप लोग ही जज करेंगे तो बेटर होगा इसके बाद में जो भी चीज है। और अभी तक उन्होंने हमें सीसीटीवी फुटेज हमने मांगी हुई है, हमें उसमें भी डाउट है कि वो उसमें कोई टेम्परिंग करेंगे या हमें सही देंगे। 1 महीना तो हो गया, दी नहीं है, और वो लोग सब अपनी सीसीटीवी फुटेज हमें पता है अपनी निकाल चुके हैं और कर चुके हैं। अब क्या होगा आने पे ही पता चलेगा, देते भी है कि नहीं देते हैं। हमारी एप्लीकेशन लगी हुई है तभी से। हाँ, पीसीआर वालों ने हमें आरटीआई की, हमें सारी एप्लीकेशन की, ये जो आपको क्लिप सुनाई है इसकी भी कॉपी दे दी है, और जो हमने कंप्लेंटें करी थी उनकी भी सारी कॉपी दे दी है हमारे को, और वो हमने आप लोगों को भी कॉपी प्रोवाइड करा दी। मौजूदा वक्त में मदरसों और इनमें तालीम हासिल करने वाले तलबा के वजूद को लेकर मुल्क में सियासत का दौर चलता आ रहा है। ऐसे में इन्हीं मदरसों से तालीम हासिल करने वाले शाहीन ग्रुप के तलबा ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट में शानदार कामयाबी हासिल की है और मदरसों के खिलाफ चल रही सियासत का करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि कर्नाटक के बीदर में वाक़ शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में अपनी तालीम पूरी करने वाले तलबा ने नीट इम्तिहानात में बेहतरीन रैंक हासिल की है। मदरसों के बहुत से तलबा ने 720 में से 600 से ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं, जिसका उनकी तालीम पर बहुत असर पड़ा है। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने मुल्क भर के 70 मदरसों में 10,000 तलबा को जदीद तालीम से जोड़ने का प्रोग्राम शुरू किया है। ये 18 महीने का प्रोग्राम है जो खास तौर पर स्कूल छोड़ने वाले या उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कभी स्कूल नहीं गए। मेरी 12,760 आई है और 632 मार्क्स हैं। जब शुरू किया था तब तो
बहुत कम नॉलेज थी, मतलब क्योंकि 12th के बाद ही जो नीट की असल प्रिपरेशन है वहाँ से शुरू करी थी 12th के बाद। फिर उसके बाद हमने ऑनलाइन करा था फर्स्ट ड्रॉप में। ऑनलाइन में ये था कि हमें गाइडेंस नहीं मिल रही थी क्योंकि टीचर्स मतलब ऐसे अवेलेबल नहीं होते। मेरी रैंक है 29,000। स्ट्रगल तो बहुत रहा है क्योंकि बीच में लॉकडाउन, मेरी प्रिपरेशन में काफ़ी लॉकडाउन चला 2 साल। उससे पहले मैं बरेली में रहती थी तो वहाँ मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, अपने आप ही सेल्फ स्टडी से करती थी। फिर मैंने शाहीन एकेडमी को भी लास्ट ईयर ज्वाइन किया था, वो भी काफ़ी देर में ज्वाइन किया था, पर बहुत अच्छी कोचिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ। और वहाँ टेस्ट वगैरह होते हैं, फिर उसका एनालिसिस वगैरह होता है, तो उससे हमारी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होती है। मेरी रैंक 3207 है। मेहनत तो लगती ही है क्योंकि आप जिस फील्ड में जाते हैं उसके डिसिप्लिन में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, मेहनत की बहुत ज़रूरत है और कंसिस्टेंसी। और मेरा भी 4th अटैम्प्ट था और 3rd ड्रॉप था। ये आपने ख़ुद अभी देखा कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत जो नीट की तैयारी कराई जा रही है उसमें इस साल भी मोर देन 500+ स्टूडेंट्स क्वालिफ़ाई कर रहे हैं। और उसमें जो सबसे खुशाइंद बात है कि जो हाफिज़ बच्चे हैं, जो हुफ़ाज़ हैं, उन्होंने भी बड़ी तादाद में नीट क्वालिफ़ाई किया है। तो शाहीन ग्रुप की ये कोशिश है कि हम अपने मुल्क और कौम की इस इतने बड़े पैमाने पर ख़िदमत करें जिससे कि जितने भी मरीज़ हैं सबकी सही तौर पर ख़िदमत और इलाज किया जा सके। और इसीलिए शाहीन ग्रुप का जो मोटो है वो ये है कि तालीम के साथ तरबियत यानी मॉरल एजुकेशन पर भी पूरी तवज्जो दी जा रही है, जिसका नतीजा ये है कि आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में ये एक तहरीक बन चुकी है। यानी यकीनी तौर पर बहुत से मदारिस के ज़िम्मेदारान ने इस पर हामी भरी है और लोग आगे आ रहे हैं और उसका रिज़ल्ट और उसके नताइज भी देखने को मिल रहे हैं। तो सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मक्कातुल मुकर्रमा में हज के मुकद्दस सफ़र का आगाज़ हो चुका है। यहाँ आज़मीन हज ने मीना रवाना होने से कबल मक्कातुल मुकर्रमा में वाक़ई मस्जिद अल हरम में इबादत की। इस दौरान ज़ायरीन ने खाना काबा का तवाफ़ किया और खूब दुआएं की। आपको बता दें कि पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। वहीं हिंदुस्तान से भी तकरीबन 2.25 लाख आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचे हैं। हज के मुकद्दस मौके पर तहजीब टीवी की टीम ने सऊदी अरब पहुंचकर वहां का जायजा लिया और हमारे एडिटर इन चीफ खुर्शीद रब्बानी ने आज़मीन हज से बातचीत की। इस वक्त हम मक्का मुअज़्ज़मा में हैं और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पर लोग जो हैं वो अरकान हज जो है अदा करने के लिए आए हुए हैं। हिंदुस्तान के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो हज के अरकान हैं वो अदा हो रहे हैं और इन समझाने की कोशिश करते हैं कि कुछ जो परेशानियां हैं किस तरीके से उसका सामना ये कर रहे हैं और यहाँ आने के बाद जो फीलिंग्स हैं वो किस तरह की होती हैं, जो अरकान है वो कैसे ही अदा कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद का जो मंजर है या जो फीलिंग्स हैं आपकी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ आने की फीलिंग्स तो मैं कहता हूँ कि यहाँ जैसी जो फीलिंग्स है मेरे ख्याल से दुनिया में किसी हिस्से में नहीं आती। और आप कितनी बार भी आ जाइए माशाल्लाह आपको ऐसा फीलिंग होगी कि आप पहली बार आए हैं। और कहते हैं ना कंपैरिजन किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए, तो यहाँ की कंपैरिजन नहीं कर सकते कि वो फीलिंग क्या है। हर आदमी की हर टाइम की फीलिंग डिफरेंट होती है। माशाल्लाह बहुत बेहतर है। कहते हैं कि अल्लाह को भी जो इबादतें पसंद है ना, वो जवानी की इबादत पसंद है ज़्यादा। तो आप जो है मतलब अभी जवान ही हैं और ये यहाँ आने के बाद किस तरीके से आप हज के अरकान अदा कर रहे हैं और क्या जज्बा है आपके अंदर? अभी इस साल में इंशाल्लाह मेरा तीसरा या चौथा उम्रा हो चुका है और इस बार इंशाल्लाह पहला हज भी कबूल किया जाएगा, पहला हज भी अदा करेंगे। क्या पाबंदियाँ हो जाती हैं हज अदा करने के बाद? फिर किन किन बातों से आपको बचना है आइंदा, आप उसके लिए तैयार हैं? बहुत सारी चीज़ों से बचना है, झूठ से बचना है, किसी से गलत काम नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिससे बच के चलना है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स होती हैं कि जिस वक्त आप जो है खाना काबे का तवाफ करते हैं या मतलब देखते हैं, पहली बार नज़र पड़ती है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, दिल रोने लगता है। तो जब आपने पहली बार देखा उसके बारे में ज़रा बताइए और क्या दुआएं आपने मांगी? सही दुआ मांगी, मफ़रत की दुआ मांगी, अपने अहल के लिए, दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए। अच्छा, आप प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए आए हैं या कैसे आए हैं? प्राइवेट टूर अच्छा, किस तरीके से जो है इंतजामात हैं? बाकी हज अरकान के लिए यहाँ पे जो इंतजामात हैं वो सऊदी गवर्नमेंट के वो कैसे हैं? बहुत अच्छे, सऊदी गवर्नमेंट के बहुत अच्छे इंतजाम हैं। ये हमारे इंडिया हज कमेटी के इंतजाम अच्छे नहीं है। प्राइवेट टूर वाले को बहुत अच्छे इंतजाम, हज कमेटी के सारे हाजिर हो रहे हैं। बहुत वीडियो आ रही है उनके बारे में। ये आजकल हज कमेटी ने तो बिल्कुल एकदम कर रखा है। तो ज़रा बताइए यहाँ के बारे में, मतलब जो लोग हज पर नहीं आ पाए हैं
या जिनकी बहुत सारी ख्वाहिशें रहती हैं कि वो यहाँ इस मुक़द्दस सफ़र पर आएँ, खाना काबे का तवाफ़ करें, यहाँ आएँ, उनके लिए क्या पैगाम हम देना चाहेंगे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे जो अभी तक नहीं आ पाए? उनके लिए ये है कि वो अपना वक्त फारिग रखते हैं, वक्त से फारिग होकर इस जगह पर आएँ। ये जगह जो है पूरी दुनिया में अगर बात करी जाए तो मक्का और मदीना शहर से अच्छा कोई शहर नहीं है। और यहाँ आने के बाद आदमी अपने सब कुछ कारोबार सब चीज़ को भूल जाता है और सिर्फ अल्लाह की लौ में लग जाता है, इबादत के अंदर। ये दोनों शहर ऐसे हैं कि ऐसा कोई शहर नहीं है जो शहर मक्के का और मदीना है। यहाँ पे जो ना यहाँ के जो लोगों का इंतज़ाम है वो बहुत अच्छा इंतज़ाम है, एक आला मुकाम तरीके पे इंतज़ाम है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती हरम के अंदर। कि आप जो है कितने लोगों के साथ यहाँ पे आए हैं और क्या कुछ जो है पैगाम देना चाहेंगे इस मौके पर? पहले तो खुर्शीद भाई हम आपको मुबारकबाद कैसे, हमें बहुत खुशी हुई कि यहाँ तहज़ीब टीवी की नुमाइंदगी के लिए खुर्शीद रब्बानी साहब आप मौजूद रहे और आपसे अचानक यहाँ हरम में मुलाकात होगी ये हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल है कि अल्लाह पाक ने आपकी हमारी यहाँ इस हरमैन में मुलाकात कराई और अल्लाह पाक हमें और आपको बार बार यहाँ लाने की तौफीक नसीब फरमाए। तहज़ीब टीवी पहली बार यहाँ पर पहुँचा है कवरेज के लिए और हमारी कोशिश यही है कि हम जो है वो जो ख़ासतौर से आज़मीन हिंदुस्तान से आए हुए हैं हम उनकी बात भी पहुँचाएँ। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, चूँकि अक्सर आप लोगों का आना होता है यहाँ पर, बहुत सारे लोगों के साथ आते हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम तो सबसे पहले सऊदी हुकूमत का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि उसने इतने बेहतरीन इंतज़ाम यहाँ हुज्जाज इकराम के लिए किए हैं। और जो लोग ये शिकायतें कर रहे हैं कि जी फला जगह इंतज़ाम नहीं है, ये बेकार बातें हैं। ये एक तरीके से सऊदी हुकूमत को और हमारी इंडियन हुकूमत को बदनाम करने की साजिश है। ये मैं आपको बता दूं, सफ़र नाम तकलीफ़ का है और हज का जो सफ़र है वो तकलीफ़ों का है, लेकिन अब तकलीफ़ें नहीं हैं। अब तो अल्लाह ने यहाँ बड़ी सहूलतें पैदा कर दी हैं। आप जगह जगह देखेंगे खादिम हरमैन शरीफैन के जो कारकुनान हैं या उनका जो अमला है वो मुस्तकिल हुज्जाज की खिदमत में लगा हुआ है। छोटी मोटी जो कोई शिकायत आ रही है वो कोई ऊँची साफ शिकायत नहीं है। और हम तो तमाम आलम इस्लाम को आपके तहज़ीब टीवी के ज़रिए से मुबारकबाद पेश करते हैं। तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को अल्लाह पाक हज कबूल फरमाए, जो लोग यहाँ आए हैं, जो मेहनतें कर रहे हैं। और हमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो इंतज़ाम सऊदी हुकूमत के होते हैं बहुत लाजवाब हैं। कोई हुकूमत इस तरीके का इंतज़ाम नहीं करती। आप बताइए क्या है आपका एक्सपीरियंस अभी तक का यहाँ पे? एक्सपीरियंस इस बार का अल्हम्दुलिल्लाह हर साल से बेस्ट एंड बेस्ट और इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अच्छा है चीज़ की है। बाकी कल मीना जाते हैं, दुआ यही है अल्लाह ताला से किसी हाजी को कोई तकलीफ कोई परेशानी ना हो। और ये माशाल्लाह बहुत मोतबर टूर वाले हैं, ये हमारे नज़ुर्रहमान भाई के छोटे भाई हैं और ये माशाल्लाह यूनाइटेड ट्रेवल चलाते हैं और बहुत उम्दा किस्म से हुज्जाज इकराम को लेकर आते हैं। तो हर तरीके से जिसका जैसा क्या आखिरी पैगाम होगा, आखिरी पैगाम क्या होगा? हमारा आखिर यही पैगाम है खुर्शीद भाई आपके तहज़ीब टीवी के ज़रिए से कि तमाम आलम के मुसलमानों के हक़ में दुआ करें, तमाम इंसानियत के हक़ में दुआ करें और ख़ास तौर से अपने मुल्क के लिए हिफ्ज़ व अमान के लिए दुआ करें। और जितनी भी सेकुलर ताकतें हैं वो एक साथ हमारे मुल्क में कायम दायम रहें। जितना अच्छा हमारा मुल्क है उसके निज़ाम को अल्लाह बरकरार रखे, तमाम इंसानों की परेशानी को दूर फरमाए अल्लाह पाक। हमारे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उनकी परेशानी को सबको दूर फरमाए अल्लाह पाक और हमें और आपको यहाँ बार बार लाए और हमारे सबके हज को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और बिल्कुल, और नाजरीन जो है मैं उनको ये भी बताना चाहूँगा कि तहज़ीब टीवी जो यहाँ के अरकान हैं हज के, उनको लाइव ज़रूर नशर करेगा इंशाअल्लाह, तो आप ज़रूर देखते रहिएगा तहज़ीब टीवी।